हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। आज मथुरा में है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीधा सीधा योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। कई अहम बातें आज अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नौजवान के पास आज रोजगार नहीं है। सपा की सरकार में जबरदस्त विकास हुआ था। आज उत्तर प्रदेश में जातिवाद चरम पर है। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो चुकी है। महंगी बिजली से निवेशक आ नहीं रहे हैं। मथुरा वृंदावन के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किया था। इस सरकार ने मथुरा के लिए कुछ भी नहीं किया है। दावा करने वाले यमुना को भी साफ नहीं कर पाए। ये सरकार विकास नहीं विनाश करने वाली है। 2022 के चुनाव में बाहर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। डीजल पेट्रोल महंगा करके गरीबों की कमर तोड़ चुकी है। गैस सिलेंडर 1000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। सरकारी बैंकों को भी खत्म किया जा रहा है। बीजेपी के पास विकास का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। बीजेपी को निशाने पर साधते हुए अखिलेश यादव ने कई अहम बातें बोली हैं। कृषि कानून का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। तो आज मथुरा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा है। 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। क्या कुछ कहा, सुनिए। लोगों के हाथ में दे दिया उसका बाजार। क्या मस्टर्ड का हम एमएसपी दे पा रहे हैं? क्या मक्का का हम एमएसपी दे पा रहे हैं? क्या हम जौ बाजा का एमएसपी दे पा रहे हैं? आलू के लिए खरीद के लिए क्या तैयारी है? और अगर घाटा होता है तो किसान की मदद के लिए क्या आलू की तैयारी है? समाजवादी पार्टी ने इन्हीं एक्सप्रेसवे के किनारे बड़ी बड़ी मंडियां बनाना शुरू किया था। 100 एकड़ की मंडियां बनी थी। उन मंडियों को न काम पूरा किया, उनको बर्बाद कर दिया। तो इस सरकार की नियति नहीं है कि किसान को आगे बढ़ाएं। इनकी नियत केवल एक है कि पूरा का पूरा कब्जा उद्योगपति बड़े घरानों को दे दें। ये जनता के लोग नहीं हैं, ये उद्योगपतियों के प्रतिनिधि हैं। स्वाभाविक है। अब जनता के सवालों को वादा करके गए हैं अगर आप, और जनता के उन सवालों पे खरे नहीं उतरे हैं, तो जनता आपसे सवाल करेगी। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। उन्हें बधाई। समाजवादी पार्टी, उनका भी एक छोटा दल है, उनका भी दल है, उनके साथ रास्ता खुला है। लगातार तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर आपकी सरकार प्रदेश में आती है तो क्या तेल की कीमतों में कटौती की जाएगी? मैं चाहूँगा जल्दी बनवा दो सरकार, और पहला फैसला वही होगा जो आप कहोगे। जल्दी बनवाओ। लेकिन तो सुना आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को, जिन्होंने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और ये भी कहा है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी। 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। महंगाई का भी जिक्र किया है। रही तो हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा नौजवान, हमारा व्यापारी, उसके सामने भविष्य नहीं दिखाई देता। जितने भी फैसले लिए हैं, नोटबंदी में कहा कि काला धन आ जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी पटरी पे आ जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वो फैसला तब लिया था, उसमें लोगों की जान गई। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी अर्थव्यवस्था उसकी वजह से बेहतर हुई है और कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और जीएसटी जिस तरह लागू हुआ, आज़ादी का जैसे जश्न मना था, उसी तरह जीएसटी जैसा कानून लागू किया गया। और जीएसटी कानून लागू होते ही हमारा छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी और जितना भी भारत का मध्यम वर्ग का उद्योग चलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर संकट पैदा हुआ। न जाने कितनी बार संशोधन करना पड़ा। आज भी जीएसटी का सरलीकरण नहीं कर पाए। और उसके बाद जो वैश्विक महामारी आई, उस समय जो फैसला लिया गया, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा कि इतनी बेरहमी से फैसला लिया गया हो। लोग जो कुछ था उनके पास, अपना सामान लेकर के घर से निकल पड़े। जो कुछ उनके पास साधन था उससे निकल पड़े और चलते चलते लोगों ने जान दे दी। उत्तर प्रदेश में ही अकेले 90 लोगों की जान गई है, मजदूर जो घर नहीं पहुंच पाए। सरकार ने कोई मदद नहीं की।
न खाने का इंतज़ाम किया जब इंतज़ाम की ज़रूरत थी, और न ही उन परिवारों की मदद की जिनके मजदूर जो दूसरी जगह हमारे देश की सेवा कर रहे थे, उनकी जान चली गई। केवल समाजवादी पार्टी ने मदद की, और समाजवादी पार्टी ने उनके परिवारों को 1-1 लाख की मदद की। कोई कल्पना कर सकता है कि एक गर्भवती माँ चल दे, उसे कोई साधन न मिले, ललितपुर में बेटी पैदा हो जाए, 2 घंटे इंतज़ार करे और उसके बाद फिर उसको अपने गांव तक जाना पड़ जाए, और सरकार देखती रह गई। जिस सरकार के पास 90,000 से ज़्यादा बसेस हैं, इंतज़ाम करती सकती थी सरकार। बड़े लोगों के लिए तो हवाई जहाज़ थे, लेकिन गरीबों को लोग को सड़क पर छोड़ दिया। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, इन तमाम फैसलों के बाद आज नौजवानों के पास नौकरी, काम, रोजगार है कि नहीं है? अगर है तो बताए सरकार की नौकरी रोजगार कहाँ मिल रहा है? लगातार नौजवानों के सामने संकट है, और ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इनका सबका वेतन कट गया। इतना जातिवादी व्यवस्था सरकार में कभी देखने को नहीं मिली होगी जितनी इस भारतीय जनता पार्टी की। तो सुना आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब उनकी सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में ज्यादा विकास हुआ था, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई भी विकास नहीं हुआ है, अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही बेरोजगारी को लेकर भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट की अहम बैठक जारी, और बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट की बैठक जारी है, और ये जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक चल रही है, बैठक में कई अहम फैसले पर मोहर लग सकती है। देवस्थानम बोर्ड पर बैठक में कोई फैसला लिया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तीरथ कैबिनेट की बैठक जारी है, और उपनल कर्मचारियों के मामले में भी विचार किया जा सकता है। देवस्थानम बोर्ड पर बैठक में कोई फैसला लिया जा सकता है। तीरथ कैबिनेट की बैठक में जानकारी ये मिल रही है कि कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड से ये बड़ी और अहम खबर आ रही है। तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक अब भी जारी है, कई अहम मुद्दों पर यहां पर आज मोहर भी लग सकती है। जिस तरह से हमने देखा है, जो सियासी भूचाल देखने को मिला है उत्तराखंड में, उसके बाद एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है, और बताया जा रहा है कि इस बैठक में जो कैबिनेट की बैठक चल रही है उसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तना का। फहीम, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो एक तरह से सियासी भूचाल हमने उत्तराखंड में देखा है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ उसके बाद मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकल सकता है और किन अहम मुद्दों पर मोहर लग सकती है इस मीटिंग में? देखिए कंचन, कैबिनेट की बैठक जारी है, और ये वर्मा भवन पंचम तल पर कैबिनेट की बैठक चल रही है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में। और इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव हैं मुख्य तौर पर जिन पर फैसला लिया जा सकता है। उसमें देवस्थानम चारण प्रबंधन बोर्ड को फैसला लिया जा सकता है। इसमें चूंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों ने उस पर आपत्ति जताई थी, और लंबे समय से विवाद चल रहा है जब से देवस्थानम बोर्ड बना है, अस्तित्व में आया है। लिहाजा इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए थे कि इसके जो प्रावधान है उनको लेकर पुनर्विचार किया जाएगा। तो इसमें बहुत हद तक संभावना है कि इसके रोल बैक करने की तैयारी सरकार करे, लेकिन उससे पहले कोई कमेटी बना करके उसका अध्ययन कराए, ताकि फिर उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला ले। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि कुंभ में जो RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लाने की बाध्यता थी, मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि वो आवश्यक नहीं है कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए। तो चूंकि SOP कैबिनेट के फैसले जारी की थी, तो इसको कैबिनेट में औपचारिक तौर पर सहमति बनाना भी औपचारिकता जरूरी होगा औपचारिक फैसले के लिए, इसकी भी संभावना है। दूसरा, एक जहाँ तक उपनल की बात आपने की है, तो उपनल जो कर्मचारी पिछले दिनों कई विभागों से उनको हटाया जा रहा था और उसको लेकर आंदोलन भी चल रहा था, उसको लेकर के भी फैसला जा सकता है। उपनल से जो कर्मचारी है वो ना निकाला जाए, और आगे उसके लिए नियमावली भी बनाने की बात हो सकती है। इस तरीके से महत्वपूर्ण फैसले ये है। इसके अलावा तकरीबन 3 से 4 फैसले ऐसे हैं जो विभागों की सेवा नियमावली से
संबंधित है, तो तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्तावित जिन पर फैसला कैबिनेट की बैठक में आज लिया जा सकता है। लेकिन किस मामले में प्रस्ताव पर किस तरीके का फैसला होगा, ये कैबिनेट की बैठक अभी चूंकि चल रही है, फिर 1 घंटा कैबिनेट की चलिए बैठक उसके बाद चलेगी। इसका निष्कर्ष निकलेगा। फहीम, नजर बनाए रखिएगा। तो देखा आपने, ये अहम बैठक मानी जा रही है तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट की, और बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर मोहर लग सकती है। शुक्रिया फहीम। आगे बढ़ते अगली अहम खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर एक अहम बैठक करने वाले हैं। बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में सभी डीएम और एसएसपी भी शामिल होंगे। यह अहम बैठक मानी जा रही है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि एसीएस गृह और डीजीपी भी बैठक में शामिल होंगे। पंचायत चुनाव और आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा होगी। आज रात 8 बजे सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बैठक अहम मानी जा रही है। कोरोना को लेकर इस पर बैठक में चर्चा होगी। जानकारी ये भी प्राप्त हो रही है कि पंचायत चुनाव और आने वाले जैसे होली के त्योहार को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक और अच्छी बात उत्तर प्रदेश में ये सामने आई है कि सबसे ज्यादा वैक्सीन इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगाई जा चुकी है। 3 लाख से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आदित्य द्विवेदी, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य, क्या जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि 8 बजे का वक्त दिया गया है इस बैठक को लेकर। कोरोना के मुद्दे पर तो चर्चा होगी, इसमें एसएसपी भी शामिल होंगे, डीएम भी शामिल होंगे, एसीएस गृह को भी बुलाया गया है, डीजीपी को भी बुलाया गया है। 8 बजे का वक्त है, क्या है मुद्दों पर चर्चा होगी आज? देखिए कंचन, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ कमान संभालेंगे और वो बीसी के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और कप्तानों से रूबरू होंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे, उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इसमें 4 बिंदु मुख्य हैं बैठक के। एक तो जो आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसके किस तरह से सावधानी बरती जाए, क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए गए और आगे आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाएंगे, इसको फोकस करेंगे। इसके साथ ही पंचायत चुनाव पर चर्चा होगी कि उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था क्या है। और एक खास बिंदु ऐसा है जो हर पंचायत चुनाव में ड्रॉबैक होता है कि अवैध शराब बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में देहात में सप्लाई होती है, जिसमें तमाम जानें चली जाती हैं। तो मुख्यमंत्री ने उसको भी शामिल किया है इस बैठक में। किसी भी सूरत में अवैध शराब की बिक्री ना होने पाए, वो ना बनने पाए, इसको उन्होंने प्रमुखता से उठाया हुआ है। इसके बाद जो चौथा मुद्दा है वह है त्योहारों को लेकर के। चूँकि होली आ रही है तो उसको लेकर के पूरी तरह सावधानी रहे, किसी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ने पाए और पूरे अच्छे हर्ष और उल्लास के साथ लोग अपना होली का त्यौहार मना सके, तो उसको लेकर के भी बैठक होगी। महत्वपूर्ण बैठक है, 8 बजे शुरू होगी, तय बात है देर रात तक चलेगी। सभी आला अधिकारी बैठेंगे, आबकारी अधिकारी भी होंगे, डीजी इंटेलिजेंस भी होंगे, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। तो उस रिपोर्ट के बिहाफ पर आगे के दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्या कुछ तैयारी है। तो कई अहम बातें इस बैठक में जो रात 8 बजे का वक्त दिया गया है उसमें की जाएगी। बने रहेगा आदित्य, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पंचायत चुनाव और आगामी त्योहारों को लेकर ये 8 बजे की बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर भी लखनऊ से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उस निर्देश में यह कहा गया है कि अपने सीयूजी नंबर को अपडेट कर लिया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सभी डीएम और एसएसपी अपने सीयूजी नंबर को अपडेट करें। सीयूजी नंबर अपडेट नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सभी अफसर अपने ऑफिस में बैठकर फरियाद सुने, फरियादियों की समस्या का तुरंत से तुरंत समाधान निकाला जाए। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीयूजी नंबर अपडेट करने की बात यहां पर कही गई है और सभी डीएम और एसएसपी अपने सीयूजी नंबर को अपडेट करें और जो भी परेशानी है उसको सुने और उसका समाधान निकालें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आदित्य, एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने सीयूजी नंबर को अपडेट किया जाए और अगर वो अपने नंबर्स अपडेट नहीं करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों पर।
जी हाँ कंचन, ये आदेश पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री ने अपने सभी डीएम और कप्तानों को दिया था, लेकिन उसको पूरी तरह से पालन नहीं किया जा सकता। सोमवार को खुद मुख्यमंत्री ने इसको चेक कराया था, जिस पर उन्होंने अपने 3 आला अधिकारी, जिसमें से मुकुल सिंघल जी जो कि कार्मिक में हैं, इसके अलावा संजय प्रसाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एसपी गोयल जो कि सूचना में सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के और प्रमुख सचिव हैं, तीनों अधिकारियों ने खुद सभी जिले, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और कप्तानों को फ़ोन मिलाए हुए थे, जिसमें 25 डीएम ने फ़ोन नहीं उठाए थे, वो फ़ोन बेल जाती रही या फिर उनके पीए या ओएसडी वगैरह ने फ़ोन उठाए हुए थे। तो इसके बाद उनको 3 दिन की हिदायत दी गई थी, उन 3 दिन में उनको जवाब देने थे। आज मुख्यमंत्री ने वो सारे जब आ गए, सारी चीज़ें उनके सामने आ चुकी हैं, तो उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने दूसरी बार सख्त लहजे में बोला है कि यदि जनता का फ़ोन ना उठा, सीयूजी नंबर ना उठाए गए, तो उसके बाद सीधे सीधे कार्रवाई की जाएगी। तो इससे साफ है कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि आम जनता से सीधे सीधे संवाद करने वाला अधिकारी, जिस अंदाज में मुख्यमंत्री भी करते हैं, वो लगातार अपने अधिकारियों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पहल में ये एक सख्त कदम उठाए गए, सख्त निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कंचन कि शायद अब जो डीएम और कप्तान हैं सीधे जनता से रूबरू होंगे, उनके फ़ोन उठाएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जी कंचन, तो एक उम्मीद लगाई जा रही है यहाँ पर कि जनता को सुना जाएगा और उसके समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया आदित्य जानकारी देने के लिए। अगली खबर आगरा से आ रही है, जहां पर एसटीएफ के शिकंजे में 50,000 का इनामी जो बदमाश है वो गिरफ्तार किया गया है। ये एक अहम जानकारी मिल पा रही है। आपको बता दें कि एसटीएफ के शिकंजे में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने जयपुर महेश नगर से बदमाश रवि गुजर को गिरफ्तार किया है। सिपाही सोनू चौधरी हत्याकांड में फरार था रवि। 3 महीने पहले ट्रैक्टर से कुचलकर सोनू चौधरी की हत्या की थी। थाना सया में तैनात था सिपाही सोनू चौधरी। अवैध खनन रोकने के दौरान सिपाही को ट्रैक्टर से कुचला था। बदमाश रवि के कई साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि रवि के कई साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आगरा से यह अहम खबर आ रही है, जहां पर एसटीएफ के शिकंजे में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। थाना खेलागढ़ अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें हमारा ही विभाग का एक सोनू नाम का सिपाही था, जिसको खनन माफियाओं द्वारा बहुत ही नृशंस तरीके से उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई थी। ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कुल उसमें नामजद और प्रकाश में आए अभियुक्त 12 थे। 12 में से 11 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अभी रिसेंटली गब्बर की गिरफ्तारी हुई थी तकरीबन 10 से 15 दिन पहले। आखिरी अभियुक्त ये बचा हुआ था रवि रविंदर सिंह पुत्र मोहर सिंह, जनपद धौलपुर राजस्थान का रहने वाला था। काफ़ी दिनों से जनपद आगरा की टीम और एसटीएफ की टीम इसके पीछे पड़ी हुई थी। काफ़ी दिनों से चकमा देते हुए भाग रहा था। कल एसटीएफ आगरा द्वारा इस पे कार्रवाई की गई है। इसको जयपुर से पकड़ा गया है और जयपुर से पकड़ने के बाद इसके संबंध में जानकारी इकट्ठा की गई। कुल इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं। 3 मुकदमे 307 के हैं, एक 302 का जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा 50,000 का इनामी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह का। योगेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक तरह से एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जाए एसटीएफ की तरफ से, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पर? जी, मैं आपको बता दूं कि सैया थाना में तैनात सोनू चौधरी, जो खनन माफियाओं पर कार्रवाई के दौरान खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाकर सोनू चौधरी की हत्या कर दी थी, जिसमें 12 अभियुक्तों के खिलाफ थाना खेरागढ़ में हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 11 लोगों को पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी है। एक अभियुक्त रवि उर्फ रविंदर, जो कई महीनों से फरार चल रहा था, जिसको एसटीएफ आगरा ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उसको जेल भेज दिया गया है। शुक्रिया योगेंद्र जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह बदमाश रवि के कई साथियों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। एसटीएफ के शिकंजे में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। आगे बढ़ते अगली अहम खबर कानपुर देहात से आ रही है, जहां पर कलेक्ट्रेट सेंटर जो है वो निशानेबाजी का सेंटर बना हुआ है। कई वहां पर जो अधिकारी हैं वो फायरिंग करते हुए नजर आए हैं।
भीड़भाड़ वाली जगह पर अधिकारियों ने फायरिंग की है। फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वरिष्ठ कोषाधिकारी के पांडे ने फायरिंग की है। फूड इंस्पेक्टर रुचि वाजपेयी ने भी जमकर फायरिंग की है। फायरिंग से परिसर के कर्मचारी और लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। माती मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर का ये मामला सामने निकलकर आ रहा है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कलेक्ट्रेट परिसर की ये तस्वीर है जो निशानेबाजी का सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। भीड़भाड़ वाली जगह थी और अधिकारियों ने बिना कुछ सोचे समझे वहां पर निशानेबाजी करने वाला पूरा एक तरह से स्टंट किया है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। ये देख के अंदाजा, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे सलीम सिद्दीकी, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। सलीम, इस तरह कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों का निशानेबाजी करना, फायरिंग करना जो इलाका भीड़भाड़ वाला है, क्या दर्शाता है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये मुख्यालय है। जिले के अधिकांश अधिकारी इसी परिसर में बैठते हैं और सबसे बड़ी बात, जो जिले के मुखिया हैं, जिलाधिकारी महोदय, वो महज चंद कदमों की दूरी पर, जहां पर ये फायरिंग हो रही थी, महज चंद कदमों की दूरी पर बैठे थे और अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, उसके बाद एडीएम सिटी जो है वो बोले हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी और उसके बाद आगे अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। और उसी के बाद जिले के कप्तान जी भी नींद से उठे, जागे, और उनका कहना है कि इसमें जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई आम आदमी इस तरह सरेआम फायरिंग करता तो यकीनन वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन खास से अधिकारी हैं, इस लिहाज से इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शुक्रिया सलीम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर खुलेआम फायरिंग हो रही है। और ये भी आपको यहाँ जानकारी दे दें कि ये जो इलाका है वो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां पर मंडल आयुक्त गोरखपुर के वो एक्शन में साफ तौर से नजर आए। आईटीआई कॉलेज का निरीक्षण किया है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी निरीक्षण किया गया है। महाराजगंज से अहम खबर, एक्शन में गोरखपुर मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने सीएचसी और नवनिर्मित आईटीआई कॉलेज का निरीक्षण किया है। मंडल आयुक्त ने कोविड वैक्सीनेशन कार्ड का भी निरीक्षण किया है। वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए जा चुके हैं। नवनिर्मित राजकीय आईटीआई कॉलेज के अस्वीकृत भूमि पर निर्माण के जांच के भी आदेश दिए गए हैं। डीएम महाराजगंज को मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। सपा नेता अमित चौबे ने तालाब की जमीन पर आईटीआई कॉलेज का निर्माण की इसकी शिकायत भी दर्ज की थी। पीडब्ल्यूडी महाराजगंज और ठेकेदार की मिलीभगत से ये आईटीआई कॉलेज जो है वो बना था। देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में सभी नोडल अधिकारियों को अपने जनपद, जो नोडल जनपद है, उसमें जाके विकास कार्यों की समीक्षा करनी है। और समीक्षा के साथ साथ फील्ड में भी जाना है कि असल में योजनाओं का रूपायन और स्कीम्स का एग्जीक्यूशन गुणवत्तापूर्वक है, कैसा है। और उसी के क्रम में आज हम लोग कुछ स्कीम देख रहे हैं। कल जनपद स्तर मुख्यालय पर हम लोगों ने इसकी बैठक की थी और कुछ स्कीम्स का चयन किया था जो इस साइड में है और अब उन्हीं को देखने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने एक स्कूल में आज कैरियर गाइडेंस का भी किया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की स्कीम के बारे में भी लोगों को बताया है। और इसके बाद भी कुछ हम लोग स्कीम्स का भ्रमण करेंगे। फरंदा विधानसभा में ग्राम सभा पिपरा मोनी में एक आईटीआई कॉलेज बन रहा है सरकार का, और इस ग्राम सभा के प्रधान से कोई अनुमति नहीं ली गई है। और भीटे की जमीन पे, जो कि सर्वोच्च उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भीटे पे कोई निर्माण नहीं होगा, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कार्यदायी संस्था है और ठेकेदार की मिली भगत से 509 गाटा संख्या में 513 गाटा संख्या में 1 एकड़ 37 डिसमिल अवैध निर्माण हुआ है। और उस पे 29 पुराने पेड़ थे। उन पेड़ों की ना नीलामी हुई, उस पेड़ पे गांव वाले गर्मी के दिन ज्यादा बैठते थे। भीटे की जमीन में पूरा निर्माण हो चुका है और सरकार का जो धन आया है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले को लेकर हम लोग 10 तारीख को जिलाधिकारी फरंदा को ज्ञापन दिए थे। कल हमने डीएम महोदय को ज्ञापन दिया था। आज कमिश्नर साहब आए हैं, हमने उनको ज्ञापन दिया है कि जनहित को देखते हुए तत्काल इस काम को रोका जाए और जो दोषी अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं उन पे पूरा इसी के साथ इस बुलेटिन न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।